ये कहा जाता है कि कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह के बीच में बहुत प्रगाढ़ दोस्ती नहीं है, लेकिन कृपाशंकर सिंह के बेटे जाके मिलते हैं धनंजय सिंह से, और अभी एक आध दिन के पहले ही कृपाशंकर खुद मिलते हैं श्रीकला रेड्डी से। टाइमिंग बड़ी सही चल रही है सर आपकी, लोग कहते हैं। क्या कहानी है? आपका नाम अनाउंस होता है, कुछ दिन बाद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं, बड़ी चर्चा होती है। एक क्राइसिस थी कि धनंजय सिंह अगर बाहर रहते, क्योंकि उन्होंने पोस्टर लॉन्च कर दिएगा, लड़ेगा जौनपुर जीतेंगे हम, धनंजय सिंह का पोस्टर लॉन्च कर दिया था, उसी के एक आध दिन के अंदर वो जेल चले गए। अगर धनंजय सिंह बाहर रहते तो कृपाशंकर सिंह को नुकसान होने का चांस था, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि धनंजय सिंह पे ये कार्रवाई कृपाशंकर सिंह के दबाव के बाद हुई। इसको कुछ और बातों से बल मिलता है। जो घटनाक्रम जौनपुर में आपने देखा ही होगा, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, बसपा का टिकट मिल जाता है, कुछ दिन बाद बसपा का टिकट मिलने के बाद बसपा का टिकट खारिज हो जाता है उनका, या वो वापस कर देती हैं, इसकी पुष्टि अभी तो हो नहीं पाई है। धनंजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं, सुखविंदर सिंह की निर्दलीय लड़ेंगे, तो धनंजय सिंह ये ऐलान करते हैं कि हम भाई भाजपा को समर्थन देने वाले हैं। बड़ी टाइमिंग अजीब सी है सर, और सारी टाइमिंग कृपाशंकर सिंह के फेवर में जाती हुई दिखती है। ये तो ईश्वर की कृपा हो सकती है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस समय यूपी की कुछ एक सबसे अधिक चर्चित सीट पर आ चुकी है। सीट है जौनपुर लोकसभा। मेरे साथ फ्रेम में कृपाशंकर सिंह जी बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के इस सीट के उम्मीदवार हैं इस लोकसभा पे। लल्लन टॉप में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद 25 तारीख को मतदान है, और मतदान 25 को होगा, तो उसी में लोगों का मिलना, लोगों से बात करना, बूथ पे लोग गए कि नहीं गए, और लोग वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये सब जो बूथ प्रबंधन समिति होती है उसको लोगों से बातचीत करके कि जो बस्ता होता है, जो वोटर लिस्ट होती है, जो बूथ लोग बैठते हैं, वो लोग समय से पहुंच जाएं। बेटे बेटी भी सब लगे हुए हैं। हाँ, उसी में हमारे जो सेक्टर के हैं, फिर हमारे पदाधिकारी हैं। अभी हमारे मतलब दिनेश प्रताप सिंह जो मिनिस्टर हैं रायबरेली के, वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वो कल से आए क्योंकि उनका भी चुनाव था। अच्छा। 20 तारीख तक। तो JPS सिंह राठौड़ हैं, वो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, वो भी अभी। तो यही खाली प्रबंधन समिति देखने के लिए जगह पे गांव-गांव तक लोग। और मैं निर्वाचन आयोग को भी धन्यवाद दूंगा कि इस बार जो है उन्होंने जहाँ बूथ है, जहाँ पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर उन्होंने टेंट वगैरह लगाने की मतलब सुविधा की है, जिससे लोग लाइन में रहें तो उनको थोड़ी छाँव मिल सके। ठीक है कृपाशंकर जी, मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, और आपका पॉलिटिकल कैरियर साल 71 से ही शुरू हो जाता है, जब आप 23 रुपये 20 पैसे कक्षा 12 में फेल होने के बाद यहाँ से कौन सी ट्रेन थी, यहाँ से पकड़े थे, बनारस से पकड़े थे? जंघई से। कौन सी ट्रेन थी, याद है? ट्रेन थी, मतलब इसका नाम था, आती थी वहाँ बिहार से, जनता CST तक जाती थी। हाँ, मुंबई तक जाती थी, मुगल सराय होते हुए जंघई आती थी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ से बातचीत करूँ कि मैं इधर बातचीत करूँ, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो मैं पुराना ही शुरू कर ले रहा हूँ पहले, है ना। तो आप 23 कक्षा 12 में फेल करते हैं, 23 रुपये लेकर आप जाते हैं कि कमाएंगे, और वहाँ पे आप सब्जी बेचना शुरू करते हैं। नहीं, हाँ, वो सूचना गलत है। क्या है सही कहानी, क्या है? मेरे बड़े भाई वहाँ पे एक्साइज में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। हाँ। फार्मास्यूटिकल कंपनी रसल में, जो सोफ्रामाइसिन वगैरह बनाती थी। दिसंबर को मैं पहुंचता हूं, और जनवरी के लास्ट में मुझे वहां नौकरी मिलती है। अच्छा। और वहां पहले वो डेली वेजेस पे रखते थे। तो राम भरोसे चावल में रहते थे क्या? राम भरोसे चावल, खार में, धोबी घाट। हाँ जी। तो एक समय ऐसा था कि मुझे 6 महीने बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कि हमको परमानेंट करना पड़ेगा। वो कंपनी की पॉलिसी थी।
उस समय मेरे दूसरे जो चचेरे भाई थे उनका किराना का शॉप था। तो किराना का शॉप मुझे लगता था कि मुझे 8 रुपया पर डे उस समय का, जब 30 पैसे मेरा भोजन, 72 में, हाँ 72 की बात है, तो उसमें 30 पैसे मेरा लंच होता था। 30 पैसे में लंच? हाँ, और 3 रुपये 20 पैसे के पास था रेलवे का महीने भर का, और 160 रुपये महीने को होता था। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होती थी, तो 8 रुपये के हिसाब से 4 सप्ताह के 160 रुपये मिलते थे। उसमें 60 रुपये खाने वाने में सब जाता। जॉइंट फैमिली थी, तब भी 100 रुपया बचता था। 100 रुपये बच जाता था? बच जाते। घर पे भेजते थे? घर मतलब हमारा जॉइंट फैमिली थी। हाँ। तो बड़े भैया जो थे उन्हीं के पास ये जाता था, हमारे मतलब अलग से कुछ नहीं था। ठीक है। और जब मैं यहाँ से गया जौनपुर से मुंबई, उसके जाने के बाद 8 महीने के बाद लड़की पैदा हुई। लेकिन मेरा संकल्प था कि जब तक मेरी नौकरी परमानेंट नहीं होगी, कंपनी की छुट्टी नहीं होगी, मैं नहीं लौटूंगा। और मैं लगभग 5 साल तो नहीं लौटा, लेकिन 3 साल तक मेरे पास अलग से घर नहीं रहता कि मैं परिवार को बुला सकूँ या बच्ची को देख सकूँ। एक तरफ संकल्प था कि मैं पूरा करके ही जाऊँगा। और मेरी धर्मपत्नी, एक मतलब धर्मपत्नी है, वो एक चिट्ठी लिखा करती थी। उस समय माँ संतोषी के ऊपर बड़ा भरोसा लोगों को होता था। माँ संतोषी पे? माता संतोषी रहती थी महिला। हाँ जी जी जी। तो लिखती थी कि आप सुखी रहिए, आपका संकल्प पूरा हो, मैं भी ठीक हूँ, बिटिया भी ठीक है। 2 साल के बाद जब मैं कंपनी परमानेंट हुआ, हाँ बताना भूल गया मैं एक चीज़, तो मैं क्या करता था, 1 महीने मुझे ब्रेक मिला, 29 दिन, फिर कंपनी बुलाई। 29 दिन में 2 बड़ा थैला लेता था और दादर जाता था रेलवे से, और 10 किलो प्याज, 10 किलो आलू। उसमें 30 पैसे में ये आलू होता था, और हम उसको 70 पैसे में बेचते थे। मार्केट से थोक में लाते थे। प्याज जो है 70 पैसे की होती थी, उसको 1 रुपये किलो में बेचते थे। तो हमको 8 रुपया 10 रुपया मिलना चाहिए। ऐसे मन का था। मैं एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब दुकान थी किराना की, वहीं बैठता था। हमको लगता था 8 रुपया नहीं मिल रहा है, तो नहीं ये भी करो, कुछ नहीं करना पड़ता था। वहीं दुकान में आते थे जो बाकी किराना के शॉप पे खरीदते, तो आलू प्याज भी खरीदते थे। अच्छा। तो ये था, सब्जी नहीं बेचा, लेकिन दुकान पे ये सब किया। और फिर इसके बाद हमको कंपनी ने दोबारा बुलाया, तो बाद में हमको परमानेंट किया। ये मैं 2 साल तक रसल फार्मास्यूटिकल में था। इसके बाद वहाँ पे कंपनी रोज प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो सारीडोन की थी, हाँ। वहाँ वैकेंसी निकली, तो मैंने अप्लाई किया। तो मुझे वहाँ लैब असिस्टेंट का जॉब, क्योंकि उस समय आज जैसे ग्रेजुएट लेते हैं, ऐसे हाई स्कूल अगर साइंस से पढ़ा है तो लैब असिस्टेंट में। अच्छा जी। तो लैब असिस्टेंट का हमारा 1.5 साल का वो ट्रेनिंग था। 1.5 साल के बाद लैब असिस्टेंट करके मैं रोज कंपनी में लगभग 7.5 साल काम किया। उसी बीच में मतलब 77 में वो सरकार जाती है, और चूँकि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वहाँ जाके पॉलिटिकल, यहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ता था तिलकधारी महाविद्यालय में। तो 12वीं छात्र था, तो एक जज्बा था चुनाव लड़ने का, पॉलिटिक्स का। तो उसी समय मेरी मुलाकात प्रतिभा जी पाटिल, जो राष्ट्रपति बन के जी, जिन्होंने बाद में 88 में आपको कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया था। जी जी। पहली बार उन्होंने 2000 मतलब आप सबसे पहले सेवा दल से जुड़े थे ना? सेवा दल से। मुझे आपके दोस्तों ने बताया कि कृपा शंकर जी को बस सवाल पूछने की देर है, उसके बाद वो खुद ही डिटेल देते हैं। नहीं, मतलब जो सच्चाई है वो, एक गुलजार की बहुत बढ़िया शेर है, गलत हो सकता है, क्योंकि कि मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ। मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। तो उसी, वो हमारा एक बेस है। उसी समय मैं कंपनी परमानेंट होते हैं, और प्रतिभा पाटिल जी से मुलाकात होने के बाद मैं राजनीति में, और जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वैसे प्रतिभा जी पाटिल ने माँ के रूप में मेरी उंगली पकड़ के राजनीति के रास्ते दिखाए। हाँ। और 77 से सिलसिला चलता था, सेवा दल था, फिर युवा कांग्रेस था, फिर झोपड़पट्टी प्रकोष्ठ होता था, उसमें था। लेकिन 1988 में प्रतिभा जी पाटिल प्रदेश की अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, तब उन्होंने अपने साथ ले लिया और पहला सचिव बनाते हैं आपको? संगठन सचिव बनाया पहली बार, मतलब। और थोड़ा देर के बाद वो जब ये चेंज होती हैं, तो एक NM कामले जी थे, वो आते हैं, फिर भी मैं संगठन सचिव होता हूँ। फिर सुशील कुमार शिंदे आते हैं, तो मैं जनरल सेक्रेटरी होता हूँ। MLC का नॉमिनेशन किस साल हुआ था? 1994 में MLC का नॉमिनेशन। MLC का।
और ये सांता क्रूज किस साल जीते आप? 99 में। 99 में, तभी विलासराव देवाली कैबिनेट में आए थे। 94 वाली 94 नहीं, 99 में 99 जब आप सांता क्रूज जीतते हैं तब आप विलासराव लगातार मैं 9 प्रदेश अध्यक्षों के साथ जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष कंटिन्यूस रहा। एमएलसी बनने के बाद भी मैं प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी था। हाँ। लेकिन बाद में न्याय नहीं दे पाऊंगा, हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन हमको इस्तीफा दिया कि हम इधर मतलब एमएलसी बनने के बाद जब मिनिस्टर बन गया तब मैंने इससे इस्तीफा दिया। कांग्रेस की तो लंबी पॉलिटिक्स रही ना आपकी? काफ़ी लंबी, काफ़ी। मैं एक खबर पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस पे कि कई सारे लोगों ने कहा कि कृपाशंकर सिंह कांग्रेस के गो टू पर्सन है मुंबई में। अगर कांग्रेस को मुंबई में कोई काम करवाना है तो उसको एक फ़ोन लगाना होता है कृपाशंकर सिंह को। जैसे राजनीतिक क्राइसिस में एक समय नाम अमर सिंह का हुआ करता था, जैसे राजनीतिक क्राइसिस में अभी भी नाम एक कई हलकों के लिए राजीव शुक्ला का हुआ करता है, तो कांग्रेस के लिए आपका, कांग्रेस के हलकों में आपका नंबर बड़ा घूमता था कि कांग्रेस की कहीं नाव फंसी है, कहीं गाड़ी अटक गई है, कृपाशंकर सिंह जी को फ़ोन कर दो, वो निकलवा देंगे। सही बात है? लीडर का विश्वास होता था, उस विश्वास को कर सकूं वो प्रयत्न करता। क्या मैटर डील किया था आपने कांग्रेस का वहाँ पे, बताइए थोड़ा। नहीं, मैं तो मतलब पार्टी का मतलब जनरल सेक्रेटरी था, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे मतलब जिले में सब जगह जाना, उसको मजबूत करना। फिर ये जैसे उत्तर भारतीय समाज के लोग थे, जौनपुर के लोगों के लिए आपने एक सर्वे भी करवाया था वहाँ पे। और आज भी मतलब जो जौनपुर के लोगों के, क्योंकि मेरी पीड़ा एक ही थी कि मैं वहाँ मतलब 21 साल की उम्र में मुझे रोजी रोटी के लिए जाना पड़ा। ऐसे बहुत लोग जाते हैं, क्या जौनपुर में संभव नहीं रोजी रोटी? वाराणसी में भी है, प्रयागराज में भी है, लखनऊ में है, अयोध्या धाम अब हो ही गया है, लेकिन जौनपुर सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है, लगभग 50 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ उद्योग विहीन है। वो पीड़ा हमको हमेशा होती थी, और कांग्रेस पे काम करने का टाइम कहाँ मैंने वो एक विश्वास जीतने की कोशिश करी। एक बार मैं मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय 6 लोकसभा से 11। हाँ, और मैं उस समय 3 लोग, हाँ नहीं गलत अगर हो तो बता दीजिए। नहीं, एकदम सही है। हाँ। और मैं उसमें 6 की 6 लोकसभा सीट जीत के आई। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने मुझे पहले तो रात को फ़ोन बधाई दी, दूसरे दिन बुला के जब मीटिंग हुई कि मतलब इतने लोकसभा सीट आए, अपने पहले उद्बोधन में कहा कि मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कृपाशंकर सिंह को, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो भी मतलब जैसे भी राजनीति के तहत पार्टी को लेकर के पहली बार 6 की 6 सीट हमारी जीत के आई है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। ये करने को मौका मिला, मैंने करने की कोशिश किया। और ये भी है कि शिवसेना के राइज को, ये कई सारे कांग्रेस के नेताओं से मैंने बात की, तो उन्होंने शिवसेना के राइज को जो चैलेंज करने वाला व्यक्ति था, उस पर एक स्टॉप लगाने वाला व्यक्ति था थोड़ी देर के लिए, उस पर कृपाशंकर सिंह का नाम लेते हैं। किया मैंने, लेकिन शिवसेना को रोकने का काम इन्होंने हाँ, किया, क्योंकि अभी तो वहाँ पे वो गठबंधन में है जैसा है। दुख होता है इसका, बहुत दुख होता है। शिवसेना जैसी पार्टी जो कभी पार्टी थी नहीं, उनका तो मतलब कोई राजनीतिक पार्टी है, मैं समझ नहीं पाया। जिन पर यह बहुत इल्जाम लगे कि उत्तर भारतीयों का इन्होंने अपमान किया, बहुत अपमान किया, और खासकर ये जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल के लोग ज़्यादा पूरा बेल्ट जो जाता है वहाँ अलग नजरिए देते थे, अलग नजरिए देते थे। और कोई उत्तर भारतीय शिवसेना में आज कुछ लोग हैं, दर्द होता है। आपके साथ कोई भेदभाव हुआ वहाँ पे? मैं बहुत मतलब हमारे घर पे मतलब पत्थर चलवाए मेरे घर पर शिवसेना ने, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पीछे मतलब कांग्रेस की शक्ति थी, और आज वो कांग्रेस तो दोनों कैसे इकट्ठे बैठते हैं मेरी समझ नहीं आता। दुख होता है, दुख होता है। लेकिन आज उत्तर भारतीय समाज लगभग 70 से 80% तो भाजपा ही हो गया है, हो चुका है, और 10-20% अपने पॉलिटिकल सेटलमेंट में होंगे। और वहाँ पे रहने वाला उत्तर भारतीय समाज की बात, वहाँ के रहने वाला। अच्छा, कई लोगों ने बताया कि आप उत्तर भारतीयों के बीच में लगातार मीटिंग्स वगैरह भी करते थे। मीटिंग करता जाता था मैं, रात जाता। भगवान दयाल जब मुझे 99 मिनिस्टर बनने को मिला, तो मुझे गृह मंत्रालय मिला, गृह राज्य मंत्री, और विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने पूरा मुझे कहा था कि आप फ्री होकर काम करो, जबकि उनकी और हमारे बीच में राष्ट्रवादी पार्टी का छगन भुजबल उस समय उप मुख्यमंत्री थे और गृह विभाग था, लेकिन कई जगह मेरा उनका विषयों पे मतलब हो जाता था, बट विलासराव देशमुख साहब का पूरा ये था। और उस समय सबसे बड़ी बात थी कि 95 से 99 तक 4.5 साल उस समय शिवसेना बीजेपी की सरकार थी,
मुंबई में कोई शिवसेना के डर से जल्दी कोई शादी होती नहीं करती, तो वहाँ के शादी नहीं करता था। हाँ, लोग बाहर जाते थे, अच्छा। डेस्टिनी में जाते थे कि मतलब वो ये मांगेंगे, वो उगाही करेंगे, इस ढंग की बात है। लोग मतलब गाड़ी नहीं जल्दी खरीदते थे, कोई एक बड़ा डर था। और उस समय ये जो अंडरवर्ल्ड की लोग थे बहुत हावी लोग थे। हाँ। उसमें दाऊद के नाम की पार्टी, छोटा राजन नाम की पार्टी, बहुत बहुत जबरदस्त। लेकिन मेरे कार्यकाल में हमको एक बहुत अच्छा पुलिस मतलब कुटवाया नहीं, तो दे दिया उनको, अपना कमिश्नर को पूरा राइट दिया कि भाई जो करना हमको उनको मतलब ऑर्डर मेंटेन करना है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम कि आप पीछे में खड़ा रहो, और वो किया। लगभग 450 इनकाउंटर हुए उस समय, लगभग। हाँ, आपके गृह हाँ उसमें। लेकिन वो सब काम पुलिस वालों ने किया। इनकाउंटर होता है, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए पुलिस ने, आज भी वो पुलिस कमिश्नर का नाम, कौन सा बड़ा गुंडा मारा गया आपके समय में? बहुत सारे नाम मुझे याद ही नहीं है। हाँ। अब कोई नाम तो कभी बताइए, कुत्ता, ये बिल्ली, ये पासपोर्ट, नाम एक ही होते थे, ऐसे नाम होते थे। तो क्या बताओ, नाम जानता ही नहीं। मुझे लगा कि इतना बताते थे लोग कि साहब इसका ये था वो था, और हमने तलाशी लेने गया और इसने फायर कर दिया। और तो जो पुलिस वालों ने कार्रवाई करी, उससे जो विश्वास महाराज के ऊपर बढ़ा, वो आज भी मतलब वो कायम है। अच्छा, आपके बारे में जैसे आप बता रहे थे अभी, सोनिया गांधी ने तारीफ़ की आपकी शिवसेना को हराने के लिए। कई सारे लोग बता रहे हैं कि सोनिया गांधी नहीं, मतलब पार्टी के अंदर तक बहुत बैठ थी और पार्टी को अंदर से जानते हैं कृपाशंकर सिंह, क्योंकि आपकी सीताराम केसरी के साथ करीबी बताई जाती है। फिर जब 99 के आसपास, 98-99 के आसपास सोनिया गांधी पार्टी का चार्ज लेना शुरू करती हैं, तो उसमें मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के साथ आपकी दोस्ती अच्छी बताई जाती है। ऐसा था कि पूरी अफवाह है? नहीं हाँ, विश्वास। मैंने कहा ना कि मैंने कभी भी लीडर का कॉन्फिडेंस एंजॉय किया, वो कॉन्फिडेंस था। अहमद पटेल साहब थे, मोतीलाल वोरा जी थे, और मैं भाग्यशाली हूँ उस समय कि मतलब जब आदरणीय सीताराम केसरी जी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और जब कार्यालय जाते हैं, तो पहले दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया, बातचीत करते करते अपनी गाड़ी में बैठाया। जब पहले दिन चार्ज लेने चाहते हैं, अच्छा, हाँ, वो अपनी गाड़ी बैठा के लेके गए थे। बड़ा, और हमको लगता था कि हमारा ही कहना है कि जहाँ भी रहो, जिसके साथ रहो, लीडर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करना। जिस दिन लीडर का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उस दिन वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी हालत यही हुई। मैं कांग्रेस से बेईमानी नहीं किया, मैंने बगावत करी, और बगावत करी राष्ट्र के हित में। एक तो भगवान राम के मंदिर की जब बात होती थी, तब कांग्रेस का कहीं कहीं विरोध दिखाई पड़ता था। कांग्रेस विरोध होता था उस समय होता था, जब उस समय होता था, और मेरी चिट्ठी भी जाती थी। आपके प्रोटेस्ट करते थे? हाँ, मैं करता और प्रोटेस्ट भी करता था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, और उसी में एक दो आदमी बोलते थे भगवान राम हैं ही नहीं, ये बोलते थे ऐसे लोग। कोई बड़ा नेता बोला ऐसा कांग्रेस का? अब क्या बताऊँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए, लेकिन कांग्रेस की, अरे कांग्रेस में नहीं है सर आप? मैं फिर भी नहीं नाम लेना चाहता, क्योंकि जहाँ हम साथ रहे उनके बारे में नहीं। मैं तो जिस दिन, और बता रहा हूँ आपको, उसके बारे में प्रोटेस्ट करता, लेकिन आर्टिकल 370 ने मुझे हिला दिया। 19 में आपने इस्तीफा दिया था ना? 5 अगस्त 2019 को, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया आर्टिकल 370 हटाने का। क्योंकि जब मेरी धर्मपत्नी, हम लोग वहाँ जाते थे वैष्णो देवी माता का दर्शन करने, तो वहाँ जाने के बाद, अरे माता हमारी यहाँ बैठी, ये जम्मू कश्मीर हमारा नहीं है, दर्द होता था। कभी कभी जब मैं भगवान राम के दर्शन जाते थे, तो वहाँ भी मतलब दुख होता था कि भगवान राम टेंट बैठे। मैं तो अंदर थोड़ा कष्ट को ये करता है। मेरी पत्नी तो बाप रे बाप, तमाम पुलिस उनको संभालती थी, गिर पड़ती थी, रोती थी। उसका विरोध करना मुझे बहुत खला, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटाया गया, पत्रकार मित्र आ गए रिएक्शन लेने के लिए, कांग्रेस के आदमी हो, और कांग्रेस ने विरोध किया। उसी दिन मैंने कहा कि नहीं, मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, सल्यूट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कई फैसले लिए होंगे, लेकिन मेरी निगाह में सबसे बड़ा फैसला आज का है जो आर्टिकल 370 हटाए। बड़ा भड़के होंगे कांग्रेस वाले? हाँ, भड़के क्या, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी इंचार्ज थे वहाँ के, उनका फोन आएगा, आपने कैसा बयान दे दिया? अच्छा, फोन आया? हाँ, कांग्रेस के विरुद्ध आप बयान देंगे। कांग्रेस के विरुद्ध नहीं दिया, मैंने राष्ट्र दिया, मैं राष्ट्र में लिए पहला है।
कहीं नहीं वो उसको फिर से सोचो, फिर ये करो। फिर मैंने चिट्ठी प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन दिया कि आप ये कह दो कि कांग्रेस ये 370 आर्टिकल हटाए जाने का विरोध जो है मेरी भूल थी, प्रोसीजर का विरोध करते हैं, प्रोसीजर में जाओ। क्या जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा होगा, क्या मतलब आपको मतलब ये POK अपना होगा, क्या मतलब वहाँ के सीमाओं में रहने वाले लोग हमारा हिंदुस्तान का ही होगा, क्या मेरा ये दो विधान 2 निशान कैसे चलेगा, इस पे करो। लेकिन हमारी बात नहीं सुन, लगातार मैंने 11 चिट्ठियाँ लिखी। तब मैंने लास्ट में 10 सितंबर को, अगस्त से इसमें बहुत चिट्ठियाँ लिखी, 10 सितंबर को मैंने मेरा इस्तीफा भेज दिया। उसके बाद मुझे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो आज हमारे उप मुख्यमंत्री उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ज्वाइन करवाया क्या? उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने बुलाया। लेकिन बड़ा लंबा पीरियड है, 21 में ज्वाइन करते हैं आप, 19 में इस्तीफा देते हैं। 5 जुलाई 21 ज्वाइन करता, हाँ। 20 महीने नहीं ज्वाइन, 22 महीने का गैप। हाँ 20 महीने का। हाँ। मैंने कहा कि पार्टी को लिखता रहा चिट्ठी, मुझे कहा आप ज्वाइन कर लो, आप चुनाव लड़ लो। भूपेन्द्र यादव जी उस समय वहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, चंद्रकांत दादा पाटिल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष थे, और तो मुख्यमंत्री थे अपने देवेंद्र फडणवीस। तो हमने कहा आज मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो लोग बोले कांग्रेस कमज़ोर हुई, जिस कांग्रेस से कृपाशंकर की पहचान थी, आज कांग्रेस कमज़ोर हुई तो कृपाशंकर चले, अवसरवादी है। मुझे अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना था, मुझे अवसर नहीं, मैं अपने प्रश्न को उठाऊँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे इसका समाधान नहीं हो रहा है, तब मैं सोचूंगा। और मैं लगातार 20 महीने यही करता रहा, चिट्ठी लिखता रहा। कभी दिग्विजय सिंह जी मिल जाएँ, कभी दूसरे लोग मिल जाएँ, तो मैं कहता था मेरी बात जरा वर्किंग कमेटी में उठा दो, लेकिन कोई सब हाँ सब मजबूर थे। हमने यहाँ तक कहा था कि जनमत सेक्रेट बैलेट करा लो, देश में करा लो, अपनी पार्टी में करा लो, कम से कम अपनी पार्टी में करा ही सकते। सेक्रेट मतलब रियल होना चाहिए, आप उस पर फैसला ले लो। नहीं सुनना नहीं था वहाँ, तो नहीं वहाँ तो सिर्फ ये था कि महबूबा मुफ्ती नाराज़ हो जाएंगे, गुलाम नबी नाराज़ हो जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला नाराज़ हो जाएंगे, देश का मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, मुसलमान हमसे भाग जाएगा, हमारा वोट बैंक ख़त्म हो जाए। ये जो राष्ट्र के साथ ऐसा विचार लाना किसी की हिम्मत तो पड़ती नहीं थी। मतलब वहाँ तो अगर कह दिया गया कि राहुल जी अगर कह दें कि सूरज पश्चिम में निकलता है, तो 4 आदमी वाले हाँ कल ही मैंने देखा, अरे नहीं, और ले जाके उनको सनसेट देखो निकल रहा है, आधा सेकंड दिखाएं, गाड़ी में ढक लौटा लें। ये बता रहा हूँ इसलिए इतना मतलब ये स्थिति हो बुदूली है, और इतना ज़्यादा मतलब ये था। पुरानी है हाँ, वहाँ हाँ। पे, है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कांग्रेस में थे, बहुत एक्टिव थे, और आखिरी चुनाव तो 2014 में जीतते हैं आप, उस पर आएंगे अभी। आप बहुत एक्टिव थे, तो कभी आपने बीजेपी को किस नज़र से देखते थे आप? बीजेपी को नहीं, ये इल्ज़ाम लगते हैं ना सर कि वो तो तानाशाह पार्टी है, संगठनात्मक ना मैंने कभी मतलब ये कहता था। महाराष्ट्र में इतनी एक्टिव तो थी नहीं बीजेपी। हाँ नहीं, महाराष्ट्र में पहले नहीं, शिवसेना के साथ आने के बाद दोनों का मतलब ग्रोथ हुआ और सरकार में आए, पहली बार सरकार में आए, साथ में ही आए, किसी साथ आए, तब भी बीजेपी का वो नहीं था। धीरे धीरे जैसे मैं कब कांग्रेस समझ पाया, जब आर्टिकल 370 का विरोध किया। मैं कब समझ पाया, जब भगवान राम के मंदिर को डिले, कपिल सिब्बल साहब जैसे आदमी कोर्ट में भी दे 4 महीना और रुका दो। मतलब जो राम भक्तों का दिल कितना तड़पता होगा भगवान राम मंदिर के लिए, 4 महीने का टाइम मिलेगा। मतलब ये सोच की बात है ना, सोच अलग अलग होता है। ये सोच दिखाई पड़ा भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी जी में, तो उससे देश को धीरे धीरे कहाँ दो जगह भारतीय जनता पार्टी मिलती थी, अब 303 सीट है, कल 400 पार की बात हो रही है। तो देश को लगा ना, हमको वही लगा, हमको वहीं हट हुआ। इसलिए मैंने कहा आपसे कह रहा हूँ मैंने, और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं एक बार कह चुका हूँ कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के जिन लोगों ने विरोध किया, मेरे निगाह में भारतीय नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सर अभी 2014 वाले चुनाव की बात करता है, जब आखिरी बार आप कोई चुनाव लड़े थे और जीते थे, 10 साल बाद आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो मैं 2014 में चुनाव हार गया था। 14 तो जीते थे ना? नहीं, मैं 99, पहले मैं 94 था, 99 जीता, 2004 जीता, 2009 जीता, 14 में हाँ 14 हार गया, ठीक। लेकिन 14 वाला चुनाव था ना सर, वो मतलब जो खबरें हैं, आपने बहुत विषम परिस्थितियों में लड़ा था, क्योंकि उस समय आपके खिलाफ बहुत खबरें चल रही थी, अगर आपको ध्यान हो। अरे बहुत क्या 2011 वाली PI, 2010 के जो 11 PIL थी, इसमें आपके परिवार पर इल्जाम लगे, पूरा मतलब 320 करोड़ आपने गलत तरीके से इकट्ठा किया, और चार्जशीट में मधु कोड़ा जो झारखंड के हाँ ये सब बहुत है, हाँ उसमें जोड़ा गया, और 2015 में कोर्ट ने आपको
चार्जेस से बरी किया। नहीं, 2015 में किया, हाँ, लेकिन 2014 में ही बरी हो गई। 14 में बरी हो गए चार्जेस से, और उन्हीं सब के बीच में लड़ा था वो चुनाव आपने। और इल्ज़ाम किसका था? हाँ बताइए। इल्ज़ाम किसका था? इल्ज़ाम कांग्रेस के लोगों का था। हुआ क्या? आपके दफ्तर पे छापा भी पड़ा था जो हाँ, दफ्तर में गए, बहुत जगह गए लोग। 22,000 स्क्वायर फुट का दफ्तर कोई था, वहाँ पे इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारा था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बताइए प्लीज। पक्का बताऊँगा, क्योंकि एक बड़ी कहानी लंबी ले, मैं शॉर्ट बताऊँगा। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष था। 2008 में मैंने जब चार्ज लिया तो देखा बड़ी जर्जर बिल्डिंग है, एक फ़ोटो लगवाने गया तो आधा दीवार गिर गया। हमने कहा कि जहाँ कांग्रेस का जन्म हुआ और यहीं मुंबई में राजीव गांधी जन्मे और ये कांग्रेस का दफ्तर है, तो मैंने सोनिया जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा बुलाओ, तो हमको मदद करने वाले लोग बड़े लोग थे उसमें, मुकेश अंबानी जैसे लोग थे। किसी ने 51 लाख दिया, किसी ने ऐसे लगभग 6 और 7 करोड़ के बीच में। पैसा किसी पार्टी का नहीं, किसका नहीं, बट डोनेट किया वो लोग, ऑफिशियल डोनेट किया। वो बनने के बाद उसका उद्घाटन होना था, उसका नाम मैंने राजीव गांधी भवन कर दिया। हाँ, मुंबई कांग्रेस राजीव गांधी भवन। और मैंने सोनिया इसका या तो आप करो या तो सोनिया जी करें, अब सॉरी प्रियंका जी करें। एक दिन रात को फ़ोन आता है कि अहमद पटेल साहब का कि आप कर लो, हम आ जाएंगे। और एक एंट्री न्यूज़ में इंचार्ज हुआ, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, इंचार्ज के पास। तो मैंने कहा कि नहीं, सोनिया जी नहीं आएंगे तो मैं कमरे में नहीं बैठूँ। मैं एक सामान्य आदमी, आज ये मतलब ये बना है, और मेरा सपना था कि जहाँ कांग्रेस के जन्म हुआ, कांग्रेस की सरकार में लोग रहते दफ्तर किए क्या, दफ्तर कोई आता नहीं था, जो बन गया अध्यक्ष अपने दफ्तर चलाता था, वहाँ पे ऐसे चलता था। बहुत बढ़िया मैंने, तो सोनिया जी खुद आई उद्घाटन करने। उन्होंने बोल दिया कि मतलब अब तो कांग्रेस की राजनीति जो है, दिल्ली की राजनीति होगी, यहाँ जो भी कृपा शंकर की प्रमुख भूमिका, ये सोनिया गांधी ने बोल दिया। उस समय 2-4 लोग थे जो पहले अध्यक्ष रह चुके थे, उन लोगों को लगा कि भाई ये तो ये हो गया। उसके बाद से कोई लोग लगे इनका निकालो, ये सब करो। कृपा शंकर तो सोनिया गांधी नंबर 1 हो गया, मुंबई में सब वही चलाएंगे। ये सब चलाए वो लोग। ये उत्तर भारतीय एक सामान्य घर का परिवार लड़का मुंबई का अध्यक्ष बनता है, वो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो सब लोग लग गए, कोई ये निकाले, कोई वो निकाले। जितना सिंह के नाम प्रॉपर्टी होती थी वो सब कृपा शंकर की होती थी। जितना ठाकुर प्रॉपर्टी है वो सिंह का। जहाँ सिंह लगा, हमारी गाड़ी का नंबर 8181 होता था, जो भी 8181 गाड़ी मिला उसको मतलब कृपा शंकर जो बना के ये जो 300-400 करोड़ का सब बना। आप ताजुब करेंगे, सारी एजेंसी की जांच करने के बाद, एजेंसी कौन थी वहाँ पे, ये पुलिस की ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, वही इसकी जांच कर रही थी। बाकी हमारा कोई ED से, इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं था। उसके रिलेटेड थे, इनकम टैक्स ने भी पूछा ऑन पेपर ये सब, और उन्होंने मुझे फिर वो चार्जशीट मतलब चाहिए गए कोर्ट में, मतलब कहना नहीं चाहिए, वो जज रिटायर हो गए जी। कभी कभी जो अंधा कानून लोग बोलते हैं, तो अंधा कानून ये था कि पहली बार ऐसा हुआ कि PIL पे FIR कर दो, PIL पे FIR डालो। हाँ, PIL से डाली थी ये अब नहीं रहे, जानते तो होंगे आप। हाँ नहीं जानता, वो नहीं रहे, मास्टरमाइंड वही थे, कौन नहीं रह गए, अब नाम क्या लो, गुरदास कामत नाम के व्यक्ति थे, उनकी एक टीम थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष, मेरे जनरल सेक्रेटरी, मेरे ट्रेजर, वकील को पैसा देना, ये सब खिलाफ करना। मतलब खाली ये था कि जैसे हो रहा है ना आजकल, मोदी को हटाओ, लोग पूछते कारण तो बताओ, बट मुझे हटाने वाले मतलब अपने का हटाना रखना उसका काम है। फिर भी लगभग हम 3.5 साल रहे। मतलब मुंबई कांग्रेस आपका विरोध कर रही थी। हाँ, मुंबई के कांग्रेस। हाँ, मुंबई कांग्रेस। मतलब वही लड़ाई कि जैसे किसी भी पार्टी की अपनी लड़ाई होती है। हाँ नहीं, इनकम टैक्स सेल टैक्स तो भर देगा आदमी, पॉपुलरिटी टैक्स कहाँ से भरेगा? एक सामान्य आदमी नौकरी करने वाला 8 रुपया पर डे वो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बनता है, कैसे बर्दाश्त करें? तो चला है, लेकिन इस पर बड़ी कृपा रही, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारा खाली जांच जारी रहेगी, बाकी कोई कार्रवाई से हटा दिया। PIL की पूरी जांच होनी चाहिए, और उसमें 2-1 लोगों को जो हटाना था हटा दिया। इसके बाद चला 1-1.5 साल तक कोर्ट का केस चला, और जो सबमिट किए थे, और मैं विधायक था उस समय। विधायक होने के नाते जब स्पीकर से परमिशन लिया जाता है, स्पीकर ने पूरा चेक करा, ऐसे नहीं परमिशन लगा, परमिशन मतलब कि ये तो 0.04 है, आपने 10% तक एग्जम्पशन होता था,
तो उन्होंने बोला 12% बना थी, इसलिए उनके ऊपर केस किया जाए। उन्होंने जांच कर रहे 0.04 था। उन्होंने कहा कि नहीं, बस हो ही नहीं सकती कार्रवाई, उसको छिपाया गया। अच्छा। तब सरकार बीजेपी शिवसेना की आ गई थी, लेकिन शिवसेना जो थी उसके पीछे थी। कोर्ट में हुआ, कोर्ट में बाकायदा एक दिन वो एंटीसिपेटरी ले जाना होता है, हम सब लोग गए। इसके बाद मैं भगवान शंकर का बड़ा भक्त हूँ, देवी माँ का बड़ी कृपा रही कि वो ऑनरेबल जज ने उसको दिया एग्जामिशन के लिए। उन्होंने तुरंत कहा कि ये केस मैं पढ़ चुका हूँ, ये केस पूरी पॉलिटिकल है, फिर भी हम डेट देंगे, और ये दे दिया, अपना एंटीसिपेटरी बिल दिया, और इसके बाद उन्होंने एग्जाम कर दिया, कभी जाना नहीं पड़ा। लगभग 12-14 महीने चली, 12-14 बाद केस डिस्चार्ज एंड डिस्मिस हो गया। इसके बाद हाई कोर्ट के जाने के लिए लोगों ने प्रैक्टिस करी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट था। वहाँ लोगों ने कहा कि भाई ये केस स्टैंड नहीं करेगा, नहीं हुआ, बाद में लोग क्लोज हो गया। तो प्रॉपर्टी मुझे मालूम था ना, मेरी प्रॉपर्टी क्या है। आज भी मैं चुनाव में अपना डिक्लेरेशन देके आऊँगी, एफिडेविट है, तो बड़ा क्लियर है जो है हमारा है। कितनी प्रॉपर्टी आपको बता दीजिए। बस कुछ नहीं, एक घर यहाँ है, पिताजी के नाम का है वहाँ, ये वाला, हाँ, और एक घर मुंबई में है। तो कहाँ पे है, किस इलाके में? ये बांद्रा ईस्ट में है। बांद्रा ईस्ट। वो घर है अपना, सोसाइटी बनी, सोसाइटी बन बड़ा। बाकी बेटा बेटी सब अपना रखते, बेटी रहती वहाँ पे, उसका घर अलग है, उसका कमाते हैं। बेटा भी मेरे साथ रहता, बट उसका सब उसका सब अलग है। पहले पायलट था जेट में, इसके बाद फिल्म का प्रोड्यूसर बना। पहली पिक्चर उसकी थी उड़ान, जिसको बहुत अवार्ड मिले। उड़ान, और फिर सेकंड पिक्चर उसकी थी तनु वेरसमनु, उसमें काफ़ी उसको मिला। फिर अभी 2 इंग्लिश मूवी बनाई है, इंग्लिश मूवी बनाई है। तो उस इंग्लिश मूवी में तो उसका था गांधी ऑफ द मंथ, और दूसरा था अभी मेघदूत। हाँ। तो मेघदूत अभी जो इंग्लिश मूवी बनी है, उसको न्यूजीलैंड में कुछ 3000 फिल्में आई, जिसमें 14 सेलेक्ट हुई। तो बेटे की वो फिल्म सेलेक्ट हुई। हाँ, अभी मतलब वो इस पर जाएगा, डबिंग भी हो गई है। तो वो अपना करते रहता है, कंस्ट्रक्शन में काम थोड़ा बहुत करता रहता। वो एक बेटा है, उसको एक बेटी है, और मेरी बेटी है, बेटी दामाद वहीं रहते हैं मुंबई में, उसको एक बेटा है। अभी तो 25 तक तो यहीं रहेंगे सब लोग ना? नहीं, 25 के बाद हम तो यहीं रहेंगे, वो लोग अपना जाएंगे। हाँ, चुनाव लगा के चले जाएंगे। अभी याद आ गया, सामने हमारी एक छोटी बहन बैठी हुई है, सोमा घोष जी, डॉक्टर सोमा घोष जी, हाँ, पद्मश्री हैं। तो ऐसे भाई बहन का रिश्ता जुड़ गया। किसी कार्यक्रम के तहत इन्होंने मुझे आई, बोले कि मैं सुनी हूँ आप सबकी मदद करते हैं। इनका हस्बैंड साथ में था, हस्बैंड कह रहा है ये पॉलिटिकल लोग हैं, कहे यहाँ बैठे कुछ होगा नहीं, चलो कहीं कोई कार्यक्रम करना था। इनको उस कार्यक्रम में कोई बताया मदद करूँगा, और नहीं हो पाया। और इनके लाइफ का एक बड़ा फंक्शन जो था, बैंक वैंक सब ने किया था स्पॉन्सर, बहुत छोटा योगदान होता था। पॉलिटिकल तो आप हैं। हमने कहा कि ये लगता है सोमा, तो मेले में जैसे कभी बच्चे गायब हो जाते हैं, या पिछले जन्म तेरी भी और मेरी माँ एक ही रही होगी, इसलिए तो अपने भाई के पास आई। और वो तुरंत मतलब गई, और पद्मश्री हुआ। और जब राष्ट्रपति जी आए, अबुल कलाम आज़ाद, और इनकी, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब ने इनको बेटी माना था, और जुगलबंदी अगर बिस्मिल्लाह खान ने किसी के साथ अपने शहनाई भी की, डॉक्टर सोमा घोष साहब, एक रिश्ता ऐसे बन गया। तो हमको एक ये लगता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास अपेक्षा से आवे, हम नहीं कर सकते, और प्रयास तो कर सकते हैं। हमारा आज भी वही मतलब एक रहता है मन में किया, क्योंकि हम भी जब किसी पास अपेक्षा जाते हैं, अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिलता तो लगता है यार ठीक बात। हाँ, तब मन उचटता है ना। तो वो कौनो नेता हो, कोई भी हो। हाँ, और हमको मतलब वो जो है, इसीलिए हमारी माटी ने बुला लिया। सोनिया गांधी से रिस्पांस अच्छा मिला आपको लाइफ में कभी? एक तो वो तो जो बड़ाई, उसके बाद नहीं। हाँ? उसके बाद नहीं। पार्टी में भी किसी से बातचीत होती है? किसी से भी दोस्ती है पार्टी में, कांग्रेस पार्टी? नहीं, राजीव शुक्ला कभी मिल जाते हैं, बातचीत फोन पे। तो राजीव शुक्ला सबके दोस्त हैं। हाँ, वो सब है अच्छे इंसान हैं मतलब वहाँ। और बाकी लोगों को तो लगता है कि वो बात करेंगे तो उनको तकलीफ ना हो जाए, ऐसे भी लोग हैं बहुत। चलिए, कभी मिलना भी नहीं चाहते, मिलना चाहते हैं तो ये होता है। 2021 में आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तमाम तैयारियों के बीच में ये सुनाई देता है कि
अब आपको जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना है और फिर ये चर्चा होती है कि मुंबई, इतने साल मुंबई में काम किया, पार्टी को खड़ा किया, एक तो कांग्रेस से जिन भी वजहों से आपने छोड़ी हो, तो बीजेपी से लड़के बीजेपी से ही क्यों नहीं लोकसभा लड़ गए? क्या बीजेपी वहाँ पे क्या बीजेपी आपके लिए जौनपुर में गहरी ज़मीन ढूंढ रही थी इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पे उतारा, या बीजेपी मुंबई में कोई और नाम ढूंढना चाहती है, किसी और नाम के साथ राजनीति करना चाहती है इसलिए उसको वैकेट किया? क्या कहानी क्या है कि अपनी मुंबई नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया उस दिन से मैंने कहा कि इस विचारधारा के साथ मैं हूँ, रहूँगा, और मुझे कोई पद मिले या न मिले। इतना साल कांग्रेस की राजनीति करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मुझे एंट्री देती है, ये हमारे लिए बड़ी बात। ये सोच के मैं आया और इसके बाद तुरंत मुझे महाराष्ट्र भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जिम्मेदारियां दी, मैं करते रहा अलग अलग। अभी ये चुनाव का अभी भी हमको नहीं हटाया, विस्तार की योजना जो थी उसका मैं संयोजक हूँ पूरे प्रदेश में, लेकिन वहाँ भी हमको चुनाव लड़ने की बात हुई थी, लोकसभा लड़ेंगे। मैंने कभी मांगा नहीं, उन कांग्रेस में मैंने मांगा नहीं, कांग्रेस से भी मांगा नहीं मांगा मैंने कभी। और यहाँ भी मैंने कोशिश करी कि हमारा जो है ये पार्टी तय करे। तो यहाँ पे ये भी पार्टी ने तय किया? पूरा पार्टी तय किया। सही से बताइए। एकदम सही, कि झूठ क्यों बोलना है? अच्छा, वैसे भी पार्टी तय करती है। इच्छा तो थी। हाँ, इच्छा थी ना? इच्छा थी, इच्छा मैं कहा दो बार जताई भी तो होगी ना अपने, जताई भी थी। हाँ। जताई भी थी, लेकिन हमने प्रायोरिटी हमारी वहाँ की थी। बातों में ऐसे कहता था, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ बड़ा हुआ। किससे बोला था बताइए? किससे बोला? अपने देवेंद्र फडणवीस साहब से। फडणवीस साहब से, जहाँ पैदा हुआ वहीं चुनाव लड़वा दीजिए। ऐसे अगर यहाँ नहीं होता तो हो सकता है कि चुनाव लड़ना अंतिम हो, वहाँ का ध्यान रखिएगा। और अब ये भी कहता था, आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, सिर्फ आप महाराष्ट्र के नेता नहीं। आप बात उठाइए। हाँ, बात जब होगा तो रखिएगा ये बात। तो उन्होंने रखी होगी। और बड़ी बात यह है कि मुझे सिर्फ 2 मार्च को घोषणा थी, 5 दिन पहले मैं आदरणीय नड्डा साहब के पास मैंने टाइम मांगा, बुलाया गया, उसके बाद बातचीत ये सब हुई। और मैं जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला ये घोषणा होने पर, उन्होंने इतना मुझे उत्साह वर्धन किया, इतना उत्साह दिया। क्या बोले मोदी जी? बहुत उत्साह दिया कि बढ़िया सोचा है। अपने माटी का खर्च तो कोई उतार नहीं सकता, लेकिन कम से कम वहाँ सेवा कर पाओगे, आपको भी तसल्ली मिलेगी। जाओ जौनपुर। हमने कहा जौनपुर हमारा बड़ा मतलब उद्योग विहीन है, मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय जौनपुर का है, रोजी रोटी ले जाना। मैं गया था, आज भी ये उद्योग नहीं। कहीं जाओ, जनता का आशीर्वाद लो, हो सकता है तुम इसीलिए वहाँ जा रहे हो, ये सब करना तुम्हारे हाथों से परमात्मा ने तय किया होगा ये सब। अच्छा, 24 में जब आपका नामांकन, आपका वो हो जाता है, जब नाम अनाउंस हो जाता है, तो फिर मैं अभी जैसे ना मोबाइल पे खबरें पढ़ता हूँ सुबह उठ के, तो देखता हूँ कि जौनपुर में क्या चल रहा है। जौनपुर जाना है तो 3 दिन पहले जौनपुर पढ़ रहा हूँ अभी की क्या डेवलपमेंट है। तो ये क्या चल रहा है जौनपुर में, भीतरी वर्सेस बाहरी? आपको भी बाहरी बता रहे हैं जबकि आप यहाँ पैदा हुए हैं। लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे कभी कुछ पॉलिटिकल आदमी जो हैं उनको छोड़ के कभी किसी ने मुझे न तो कहा, न तो मेरे साथ जैसा कोई बर्ताव हुआ। 3 मार्च को प्रधानमंत्री को मिलने के बाद आते हैं यहाँ पे वाराणसी, और शाम को जा कर के, सोमवार का दिन था, भगवान शंकर के रात को पूजा में जाता हूँ, सवेरे हनुमान जी के दर्शन करता हूँ, उतर के फिर बाई रोड वहाँ से चला बनारस। जैसे आया तो पिंडरा जो विधानसभा है, डॉक्टर अवधेश सिंह हमारे मित्र हैं, उनकी वो थी, तो उनको बड़ा ये था, जहाँ से पहले अजय राय हुआ करते जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे इतना ज़बरदस्त स्वागत किया। इसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, और ये अमूल की जो फैक्ट्री है, अमूल फैक्ट्री उधर जो है, पूरे जौनपुर के लोग, कितनी 100 गाड़ियाँ होंगी, कितने 1000 लोग होंगे, और मैं स्वागत कर रहे थे। और मैं जहाँ वाराणसी एयरपोर्ट से 1 घंटा मैक्सिमम, कभी 1.5 घंटा लग सकता था, वहाँ मुझे 5 घंटा लगे जौनपुर पहुँचने। जगह जगह लोग स्वागत करना। और वहाँ भी मैं माँ शीतला देवी दर्शन करके फिर कार्यालय में आए थे, जो केंद्रीय चुनाव कार्यालय। भरपूर लोगों ने साथ दिया, भरपूर, यानी आज भी दे रहे हैं। तो ये कभी इशू हो भी नहीं सकता है। कल के कोई आदमी अगर इस ढंग की बात करे, तो उसके माँ बाप अगर कोई बाहर गए हैं नौकरी करके, अगर घर लौटे हैं
तो बोलते हैं आप बाहरी हो, आप मतलब आप हमारे घर के नहीं हो। ये सोच ही गलत है। सोच गलत है ना। अच्छा सर, अब राजनीति में आप इतने साल से है ना, आपको टाइमिंग बहुत किसी चीज़ की होती है, एक्शन और रिएक्शन की और पार्टियों के फैसले की टाइमिंग बड़ी मौजूद होती है। तो मेरे इंटरव्यू का अगला सेक्शन टाइमिंग पे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आपका नाम अनाउंस होता है, कुछ दिन बाद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं और बड़ी चर्चा होती है कि एक क्राइसिस थी कि धनंजय सिंह अगर बाहर रहते, क्योंकि उन्होंने पोस्टर लॉन्च कर दिया था, लड़ेगा जौनपुर जीतेंगे हम, धनंजय सिंह का पोस्टर लॉन्च कर दिया था। उसी के एक आध दिन के अंदर वो जेल चले गए। अगर धनंजय सिंह बाहर रहते तो कृपा शंकर सिंह को नुकसान होने का चांस था। और ये आरोप लगाए जाते हैं, फैसला अदालत का है, आदेश अदालत का है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि धनंजय सिंह पे ये कार्रवाई कृपा शंकर सिंह के दबाव के बाद हुई। इसको कुछ और बातों से बल मिलता है। कुछ और बातों से कैसे बल मिलता है? जो घटनाक्रम जौनपुर में आपने देखा ही होगा। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, बसपा का टिकट मिल जाता है। अब कुछ दिन बाद बसपा का टिकट मिलने के बाद बसपा का टिकट खारिज हो जाता है उनका, या वो वापस कर देती हैं। इसकी पुष्टि अभी तो हो नहीं पाई है। और धनंजय सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं। वो सुखबुगाहट होती है कि निर्दलीय लड़ेंगे, फिर अचानक धनंजय सिंह ये ऐलान करते हैं कि हम भाई भाजपा को समर्थन देने वाले हैं। बड़ी टाइमिंग अजीब सी है सर, और सारी टाइमिंग कृपा शंकर सिंह के फेवर में जाती हुई दिखती है। अब इस टाइमिंग में एक और टाइमिंग का मैं तुर्रा जोड़ दूं कि ये कहा जाता है कि कृपा शंकर सिंह और धनंजय सिंह के बीच में बहुत प्रगाढ़ दोस्ती नहीं है। जो मैं चर्चाएं हैं मैं वो आपके सामने रख दे रहा हूँ, वो बता दीजिएगा। प्रगाढ़ दोस्ती नहीं है, लेकिन कृपा शंकर सिंह के बेटे जाके मिलते हैं धनंजय सिंह से, और अभी एक आध दिन के पहले ही कृपा शंकर खुद मिलते हैं श्रीकला रेड्डी से, और बचे खुशी भी कील काटे रास्ते के साफ कर लिए जाते हैं। और अब चुनाव लड़ने की आखिरी तैयारी जो है, आखिरी मुक्का जो होता है किसी फाइट का, वो लगाने की तैयारी है। टाइमिंग बड़ी सही चल रही है सर आपकी, लोग कहते हैं। क्या कहानी है? ये तो ईश्वर की कृपा हो सकती है। ईश्वर की कृपा सर वो तो होती है, लेकिन राजनीति में कई उतार चढ़ाव लोगों की ज़िंदगी में आते हैं। यहाँ से सांसद थे, विधायक भी थे, राजनीति में सक्रिय हैं, वही उनका गणित रहा होगा कि चुनाव क्या लड़ना। हमारे जो संबंध बिगड़े कोई नहीं थे, ऐसे होते जैसे जौनपुर के और लोगों से संबंध होता था, लेकिन वो समाज में और पॉलिटिक्स होने आते थोड़ा ऐसा ज़्यादा संबंध, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बड़े टाइप का। और हमेशा जब भी मतलब कोई कार्यक्रम होता था हमारे घर पे, उनका आना या कहीं हमको जाना, ये सब कभी इस ढंग की बात कभी सोची नहीं थी। भले उनका दल अलग होता, उस समय पे सांसद बने थे तो BSP से बने थे, उनके पिताजी भी विधायक रहे, उनके चले गए, तो कभी मधुबनी से विधायक रहे। जब ये शुरू होता है तो पहली बात तो ये कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि मैं बाहर निकला और बरसात शुरू हो गई, इसके पहले बादल दिखाई भी नहीं पड़ा था। जब बरसात शुरू हो गई तो ये हो गया कृपा शंकर बाहर निकले और भगवान से कहा कि बरसात होनी चाहिए, और हो गई। ठीक उसी ढंग से ये जो न्यायालय की प्रक्रिया थी, मेरे आने के बाद एक दिन बाद फैसला जरूर हुआ। रह गई बात, आपने कहा कि वो बसपा टिकट मिलता है उनकी प्रतिबंध, उस प्रक्रिया में मुझे तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया, उसी दिन से मेरी वही वो मछली की आँख दिखाई पड़ती थी कि ये पार्टी ने बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया है, और उस पर लग जाऊँ, करता रहा। इसके बाद धनंजय सिंह जी ने खुद जब जो भी हुआ, उनके यहाँ उम्मीदवार बदले गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैंने उनको धन्यवाद भी दिया और बधाई भी दी कि आपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और ये करके आपके मतलब सपोर्ट से हमको अच्छा बल मिला है। अब होता क्या है, जैसे अब पूर्व विधायक उम्रकांत दुबे, बाबा दुबे, वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं,
समाजवादी पार्टी के मजबूत लोगों में माने जाते थे, उनकी अखिलेश यादव से बड़ी दोस्ती थी। उनके अपने विचार रहे हैं, किन विचारों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक दिन उन्होंने तय किया घर पे सुंदरकांड का पाठ बिठाया, तब तक मुझे भी नहीं पता था, और मैं गया उसमें और वो माइक पे खड़े होकर उन्होंने भाजपा का समर्थन कर दिया। इस्तीफा पहले दे चुके थे। तो उसके बाद युवा भाई आपको ओम प्रकाश दुबे ने समर्थन दिया तो आप धन्यवाद देने चले गए, और वहीं श्रीकला उम्मीदवार श्रीकला थी, उसको आपने धन्यवाद नहीं बोला। हमने कहा नहीं, फ़ोन पे तो मैंने कहा था, कहीं ऐसा राजनीति में आप तो बड़े अलग ढंग के आदमी हैं ना, आप तो सबसे मिलते जुलते, आप तो हम उनको भी धन्यवाद देते। मैंने उनको भी जाके धन्यवाद दिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी के विचारों और खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को आप उस विचारों के साथ चलते हैं, हम भी उसी विचार चल रहे हैं, आपको धन्यवाद। तो क्या किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कभी आपसे कृपाशंकर जी कि धनंजय जी पूर्व सांसद विधायक सब कुछ हैं, घर में पॉलिटिक्स रही है और रसूखदार हैं, उनके साथ बार बार बाहुबली शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन एक कन्विक्टेड भी तो हैं कई केसेस में। क्या ये सवाल नहीं उठाए जाते आपसे कि ऐसा समर्थन लिया तो क्या लिया, इस तरह के सवाल उठे कभी? आपके विरोधी उठा रहे हैं। हाँ, नहीं विरोधी तो आपके उठाते हैं नहीं। जब उन्होंने कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं कांग्रेस में था, मेरी विचारधारा अलग थी, वहाँ भी विचार था उससे काम करता। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है और हमें दूसरी विचारधारा मिलेगा, तो हमको भी लोग कह सकते हैं कि अब अभी बीजेपी में आए 3 साल हुआ और आपको उम्मीदवारी दे दी। लेकिन राजनीति में जो मतलब फैसला होता है, जब मामला कोर्ट में प्रलंबित होता है, सब जुडिस मैटर के ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए चैलेंज किया जो फैसला हो, अंत में कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता ही है, लेकिन वो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं इतना समझा कि जो लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की नीति के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि देश कोई ऐसा हिस्सेदारी नहीं बटी है। उनका स्वागत होना चाहिए पार्टी में, होना चाहिए। विचारों का आदर बदल, मतलब विचारों का आदर करते हो, बैकग्राउंड कोई लेकिन मायने तो रखता होगा ना थोड़ा सा कृपा जी, किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड। जैसे मैं अभी कैसरगंज गया तो वहाँ पे लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह पे सवाल उठाते हैं कि भाई बैकग्राउंड है, पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं, विचारधारा का सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम है ब्लॉट धब्बा। कभी कभी एक बढ़िया शेर है कि हम आहें भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। इस विषय को अंतिम जो हमारी मतलब ये न्याय प्रक्रिया है, उस पर भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र में न्याय प्रक्रिया जो है मजबूत है, न्याय प्रक्रिया के आदेश को हमको मतलब स्वीकार करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और उससे न्याय कहाँ तक मांगा जाए, तो न्याय जहाँ तक हमारी मतलब ये लोकतंत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संवैधानिक मतलब ये ढांचा है, हमारा भारतवर्ष का ढांचा है, उस ढांचे के तहत हमको मान्य करना चाहिए। हर चीज़ सबको अच्छी नहीं लगेगी, और तो हर चीज़ सबको बुरी भी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैं एक चाहता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते कि इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, वो तो ऑब्वियस है। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया। हाँ, तो इसलिए जो भी एक दूसरे की पार्टी हुई, अब मैं बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जग जाहिर है। हाँ। उनके पास उनके जामीन बेल पे हैं, ये हुई है, लोगों ने किया है, कितने लोग कौन सा स्कैम है जिस पर नाम आता है उनका? NHRM में। NHRM स्कैम। हाँ, NHRM आते हैं, वो जग जाहिर। मेरे बोलने से लोग पता चलेगा। अब जैसे वो चले आए मतलब उन्होंने, अब हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, कभी नहीं सकता। समाजवादी पार्टी का अपना मतलब उनका अस्तित्व, उनका विचार है, लेकिन कभी कभी राजनीति में क्यों जाति को जोड़ते हो, इसका दुख तो होता है। क्यों कास्ट को जोड़ते हो भाई? तो आप कहते हो कि यादव मतलब समाजवादी मतलब यादव। तो 80 सीटों में आपके परिवार को छोड़ करके और कोई यादव नहीं है। जौनपुर में कोई यादव नहीं है। जो 5 सीटें बोल रहे हैं आप, 5 सीटें परिवार 5 सीटें उनको छोड़ दे। उनको छोड़ दे। तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने यादवों के
पॉलिटिक्स की यादों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं मतलब इस ढंग का जो होता है तो उनकी पार्टी का निर्णय है ना, हमको चैलेंज करना, उस पर हमको टिप्पणी, लेकिन सोचें अपना, सोच दे। आप ये कह रहे हैं। हाँ, ये सोच है, और देश जो है ये सोच यही विचारों चलता है। सोच थी प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि समझा ये प्राइम मिनिस्टर की माता जी ने कैसे कैसे जिंदगी गुजारी है, उनको दुख मालूम है, उनको गरीबी मालूम है, इसलिए आज गांव में शौचालय बन रहा है, इसलिए गांव में बिजली लग रही है, इसलिए गांव में नाली बन रहे हैं, इसलिए गांव में मतलब पक्का घर बन रहा है। सोच है ना, इसके पहले भी सरकारी थी। एक देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मेरा देश का कोई आदमी भूखा न रहे, इसलिए आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। रोजगार भी तो दे दें साथ में, नहीं, वो भी मतलब सॉर्ट हो जाना चाहिए। लोग बोलते हैं हम लोगों से कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उनकी रोजगार की समस्याओं को दूर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रोजगार देने से मतलब मैं लोग नहीं, यही सच्चाई है। 2024 क्यों उनको चाहिए? आत्मनिर्भर भारत बने, अपना रोजगार करें लोग। मोबाइल बनाने वाला कोई इंजीनियर हो गया लड़का, एक छोटा जगह रख लिया, 4 आदमी काम कर रहे हैं, ये घर में 5-5 6-6 मोबाइल है, उसको शहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में रिपेयरिंग हो जाएगी। तो अपना काम शुरू करें। मुझे लगता है स्वस्थ है। आज कह रहे हैं कि संविधान कुछ नहीं और मिला, 400 इसलिए मांग रहे हैं, सरकार इतनी बन जाएगी। कुछ लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन डट के करते हैं, वो लोग हट के करते हैं। जो हट के करते हैं वो ऐसा वक्तव्य देते हैं कि देश के नागरिकों को लगता है भाई, एक उदाहरण और आपको दे दो, सम्मानित सांसद हैं अपने श्याम सिंह यादव जी, बसपा के सपा के दोनों मिल के थे, पिछले 19 में सपा बसपा मिले हुए थे। हाँ, उनके दोनों के संयुक्त उम्मीदवार थे। अब बसपा ने उनको फिर उम्मीदवारी दी, वो बसपा का सोचना है। लेकिन समाजवादी और बसपा के लोग क्या कहें, लोग जाने कि पिछली बार हमने सांसद दिया, सांसद ने ये किया, सांसद ने किया। सांसद तो विचारों में चलेगा ना, उसकी पार्टी के जो विचार है उसी में सांसद चलेगा। सांसद उस पार्टी चुन के आए, अकेला कोई एफर्ट तो ले नहीं सकता। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके कोई एफर्ट लूँ, कैसे लूँगा? हमारे पार्टी का है तो जनता उसका जवाब देगी। अब कुछ भी बात कर देना, मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र में फिर लोकतंत्र भी 3 भागों में बटा हुआ है, पहला आश्वासन, दूसरी योजना और तीसरी वचन पूर्ति। हम लोगों के पास क्षेत्र में जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो, आश्वासन हम देते हैं कि अगर मैं चुन के आ गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि जौनपुर में बड़ा उद्योग लगे, जिससे जौनपुर के लोग जो है दूसरे क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए न जाए। यही बात करेंगे। भगवान ने उस लायक बनाया तो मेरी योजना बनेगी, योजना बनने के बाद वो फिर वचन पूर्ति होगी। यही 3 चीज़ें हैं। मतलब जौनपुर में अगर आप सांसद बनते हैं तो पहला काम ये होगा। आप सोचिए, जौनपुर पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी जौनपुर से दिए गए। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे तो इस्तीफा देके ही बैठे हुए थे टिकट के इंतजार में जी। तो जौनपुर में एक मतलब ऐसा नहीं कि और राज्यों में और जिलों में नहीं, सब जगह है। अगर जौनपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय होता तो मुझे लगता है कि हर जिले में एक IAS जो है वो जौनपुर का होता। जौनपुर वाला मेडिकल कॉलेज कहाँ अटका है सर? मेडिकल कॉलेज तो काम चल रहा, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ एम्स की स्थापना होनी ही चाहिए। मेडिकल कॉलेज सर पता है 21 में मैं आया था, वो तब भी अटका हुआ था, आज आया हूँ तब भी अटका हुआ है। इसलिए अटका ही हुआ है। इसलिए एम्स जौनपुर को चाहिए, जो दे देंगे तो उससे 5 जिले प्रभावित होंगे। जैसे अम्बेडकर नगर में, आपका गाजीपुर में, आजमगढ़, मऊ, भदोही, 50 लाख आबादी का जौनपुर है और जौनपुर उद्योग विहीन है। अगर यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाए, जिसकी मांग मैंने कर दी है, हमने चिट्ठी लिख डाली, ये होना चाहिए। सांसद बनने के बाद उस प्रक्रिया में लगूंगा, लेकिन हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, हमारी ज़रूरत है। और जौनपुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर करना चाहिए। एक बार अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप होगा और उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मेरी 2 बड़े उद्योगपतियों से बातचीत हुई है। और दे आर रेडी? हाँ, दे आर रेडी और रेडी है भाई। 900 एकड़ लगभग ज़मीन तो शाहगंज के बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस है,
वो मुगरा बादशाह वो सतरिया के बाद बहुत जगह है। एक्वायर्ड है कि एक्वायर करनी है उसको? वो तो एक्वायर्ड है ऑलरेडी। अच्छा, वो एक्वायर्ड है। हाँ, 900 एकड़ बहुत बड़ी जगह। हाँ हाँ, बड़ी जगह है। और उद्योग लगने में मैक्सिमम 3 से 4 साल आजकल टेक्निक जो है, और यहाँ सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। 35 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, बनारस पहुँच जाएंगे, प्रयागराज पहुँच जाएंगे, अयोध्या तो है ये सब। इसलिए जौनपुर जो है, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है कि जौनपुर रेलवे स्टेशन, लोग बताते हैं, हमको एक आधे बार मौका मिला वहाँ जाके ट्रेन पकड़ने। ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाए तो इतनी बदबू आती है, आदमी बेहोश होकर वहीं गिर जाए। ये मतलब उदाहरण देते हैं। लेकिन अभी अश्विनी वैष्णव जी से मैंने इससे पहले बातचीत होती थी, हम मध्य प्रदेश में लगाए गए थे पार्टी काम के लिए, तो हम मुलाकात हुई, उन्हें एक ट्रेन दिया भी। तो मतलब क्यों नहीं हुआ? 5 तो विधायक, 5 विधानसभाओं से 3 तो भाजपा के हैं, 2 सपा के। 2017 के पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, यानी 17 के बाद सब शुरू हुआ। यार्ड नहीं है, गाड़ी आई कहाँ रुकी, धोने के मतलब सर्विस लाइन जो होती है, हाँ, यार्ड सर्विस वाली लाइन, वो भी नहीं। अब वो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। तो मैंने ये भी चिट्ठी लिखी है कि जैसे अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है, वैसा बना दीजिए। शीतला माता धाम का भी ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, एजेंडे वाला सवाल रखने वाला था लेकिन आपने खुद ही बता दिया। आखिरी सवाल है क्षत्रिय समुदाय को लेके। आप खुद उससे आते हैं, आपके सहयोगी समर्थक जो कह लीजिए, आपके दोस्त धनंजय सिंह भी उसी जाति से आते हैं, और यूपी में ना क्षत्रियों की नाराज़गी की खबरें बहुत चल रही हैं पूरे चुनाव में। यूपी में ही नहीं, पुरुषोत्तम रूपाला से लेके वेस्ट यूपी में से लेके कुछ या बुंदेलखंड के कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स को लेके क्षत्रिय नाराज़गी की खबरें चल रही हैं। मैंने राजा भैया का भी इंटरव्यू किया 3-4 दिन पहले, तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा, और उन्होंने कहा कि वो क्षत्रिय कुल से आते हैं लेकिन क्षत्रियों के नेता नहीं हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बात जोड़ी कि क्षत्रिय नाराज़गी एक समय थी लेकिन अब उसको भाजपा ने मैनेज किया है। लेकिन क्षत्रिय कुल के कोई व्यक्ति को, अब ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन क्षत्रिय कुल के आप भी एक व्यक्ति हैं, तो क्षत्रिय कुल के की जो नाराज़गियाँ हैं, क्या उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? क्या आपका स्टैंड इस पे? क्षत्रिय कुल में जन्मे, जैसे मैं प्रभु रामचंद्र से जुड़ा हुआ, तो एक गौरव तो ऐसे ही हो जाता है। और क्षत्रिय धर्म यही है कि वो सब समाज को साथ लेके चले। तो क्षत्रिय का ऐसा कोई धर्म नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय की बात करे, चाहे वो प्रभु रामचंद्र की परंपरा हो, चाहे महाराणा प्रताप की परंपरा हो। तो इसको उस निगाह से नहीं देखना चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए। और किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी प्रतिक्रिया मत दो। हो सकता है कभी कभी कुछ इस ढंग की बात कहने वाला आदमी वो किसी का समूह का नहीं है, अकेला है, अकेली आवाज़ है, अकेली आवाज़ है। इस पे लोगों को वक्तव्य भी नहीं देना, छोड़ देना चाहिए। राजा भैया के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, राजा भैया अपने राजा हैं, लोगों के प्रिय हैं, और मैं देखता हूँ कि उनका लोगों में लोकप्रियता है। बगल मिर्ज़ापुर बहुत दूर नहीं है यहाँ से, वहाँ की सांसद अनुप्रिया पटेल ने तो मंच से कुछ बोल दिया था, बड़ा लड़ाई वड़ाई हुआ जुबान। नहीं, मैंने कहा नहीं, राजनीति की इसमें मंच पे जाने के बाद कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, निकल जाता है, फिर बाद में सोचते हैं ये नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उस समय बड़े आवेश लोग रहते हैं। मुझे कैसे ललन टॉप के विरुद्ध बोलना है तो एनडीटीवी का माइक बोलेगा दूसरा आदमी, बिल्कुल नहीं। ये जो एक प्रतिस्पर्धा नहीं कहूँगा इसको, इसकी कहूँ सोच की बात है। और मैं यही कहता हूँ कि हर आदमी को क्या बोलना है अगर पहले सोच ले, तौल लो, हाँ, फिर बोलो। चलिए सर, चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप धन्यवाद आपके आने से। और मैं ललन टॉप को सुनता हूँ, देखता हूँ, और मैं लोगों की जो बड़ी विश्वसनीयता है वो आपके ललन टॉप को है। और मैं यही विश्वास प्रार्थना करूँगा जब टॉप है तो टॉप पे ही रहे। दर्शकों का प्यार है सर, दर्शकों का सब सर माथे। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, लंबा इंटरव्यू है, तसल्ली से सुनते रहिएगा, बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।